सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर फिजिक्स से इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे, जो कि क्लास 10th से एनसीईआरटी के बुक से चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, इस चैप्टर के हम हर एक एक्सपेरिमेंट, हर एक एक्टिविटी, एनसीईआरटी के हर एक स्टेटमेंट को इसमें समझेंगे, यानी कि टोटल एनसीईआरटी का पैकेज आपको मिलेगा। हर एक उसके लाइन को मैं यहाँ समझाऊंगा, बस उसको इजी लैंग्वेज में मैं इस स्लाइड में डाल दिया हूँ। ठीक है, तो कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाना शुरू करिए, क्योंकि आपको एक्टिव स्टडी करना है। बहुत लोग होते हैं लेक्चर ईयरफोन लगाएं और देख लिए, ठीक है, उसके बाद नोट्स नहीं बनाते हैं। लेकिन जो लोग, जैसे मैं स्लाइड चेंज करूंगा, वो अपना वीडियो पॉज करेंगे और उसको स्लाइड का जो भी लिखा हुआ है उसको लिखेंगे, अपने लैंग्वेज में भी लिखेंगे और उसको तब इस तरह से लेक्चर देखेंगे, तो उनका वो एक्टिव स्टडी होगा। ठीक है, तो मैं इस पिछले लेक्चर में एक बायो का चैप्टर और एक केमिस्ट्री का चैप्टर खत्म कर चुका हूं और सितंबर लास्ट तक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने अपने चैनल में प्लेलिस्ट भी सेपरेट सबका बना दिया है। ठीक है, तो वहां से आप लोग विजिट भी कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग अपना लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 1 शुरू करते हैं। सो टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। सो आखिर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, तो पहले तो हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन देखेंगे, आखिर इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उसके यूजेस को देखेंगे, फिर इसके क्या फंडामेंटल्स हैं उनको अच्छे से समझेंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट, फिर सर्किट डायग्राम, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, फिर ओम्स लॉ, फिर फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, फिर कॉम्बिनेशन। यानी कि ओवरऑल इतने सारे टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में, मतलब कि इस लेक्चर नहीं, मतलब ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर फाइनली जब ये सब टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो लास्ट में मैं एक अलग लेक्चर डालता हूं, जैसा कि मैंने बायो में भी डाला, केमिस्ट्री में भी डाला। मैं एक लास्ट में एक ऐसा लेक्चर डालता हूं जिसमें एनसीईआरटी का जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसका सारा एक्सप्लेनेशन देता हूं, उसको सारा सॉल्व करता हूं, और बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं उसको भी सॉल्व करता हूं। अब एक और बात यहाँ पे, ये फिजिक्स में जो बुक है उसके बीच में एग्जाम्पल भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि केमिस्ट्री में एग्जाम्पल नहीं देता है, सिर्फ इंटेक्स और बैक एक्सरसाइज देता है, सेम बायो में भी। लेकिन फिजिक्स में जैसे ही एक टॉपिक खत्म होता है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आता है। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस होंगे हम इस लेक्चर में ही कंक्लूड कर देंगे, और एज इट इज इंटेक्स क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज का एक अलग लेक्चर आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहां कंक्लूड करने का मतलब है कि उस टॉपिक पे आपका ग्रिप और अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं यहां से। सो व्हाट वी विल लर्न इन टुडे क्लास। तो मेनली आज हम लोग 4 टॉपिक देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके अंदर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, यूज क्या है, फिर चार्ज क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे चार्ज के अकॉर्डिंग, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर इस इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड एग्जांपल 12.1 करेंगे, जो कि एनसीईआरटी से बुक से है, उसको करेंगे। फिर डायरेक्शन ऑफ करंट देखेंगे कि आखिर ये किसी भी कंडक्टर में किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। फिर कंडक्टर एंड इंसुलेटर देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम देखेंगे, फिर कुछ सिंबल्स देखेंगे कुछ इलेक्ट्रिकल एप्लीएंसेज के। ठीक है, सो चलिए लेक्चर यहाँ से अब हम लोग का शुरू होता है। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन। Electricity has an important place in modern society. It is a controllable and convenient form of energy. जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है आजकल हम लोग के सराउंडिंग्स, हम लोग के सोसाइटी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो, जिस लैपटॉप पे देख रहे हो या फिर जिस फोन में देख रहे हो, क्या विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये पॉसिबल था? उसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ है, उस सेल, उस बैटरी की वजह से ही आप मेरा ये लेक्चर अपने फोन में देख पा रहे हो। सो इसका तो यूज बहुत जगह है। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग होम में यूज करते हैं, स्कूल में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्री एंड सो ऑन। इसका तो यूज मानो बहुत जगह है। आज आप ये एक चीज आप सोच सकते हो कि अगर एक दिन के लिए पूरे वर्ल्ड में लाइन को कट कर दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया जाए, तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब एक्सेप्टेशन से बाहर हो जाएगा कि कितना वो ब्लैक डे हो जाएगा हम लोग के लिए। बहुत सारा काम रुक जाएगा, एकदम सब चीज डार्क में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज जैसा कि हम लोग कार ड्राइव करते हैं उसमें भी है, ओवन में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, आयरन में यूज करते हैं हम लोग, एयर कंडीशनर में यूज करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं, पोर्टेबल फोन्स में करते हैं, रेडियो में, टीवी में, यानी कि बहुत सारा इसका यूज है ये। ठीक है, सो इस लेक्चर, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। सो व्हाट कॉन्स्टिट्यूएट्स इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल आप अपने मतलब घर में स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है। ठीक, आप अगर आपके पास टेबल फैन है, उसके प्लग को ले जाते हैं अपने बोर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कनेक्ट किए, स्विच ऑन किए, तो वो फैन ग्लो करने लगता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को यूज करना आता है, लेकिन ये कैसे फ्लो करता है ये सब चीज को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रिसिटी क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्या उसमें मतलब कि जो चार्ज होता है वो सब पढ़ेंगे, सारा
मतलब इसका फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो हाउ डज इट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो ये इलेक्ट्रिसिटी है ये इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे फ्लो करता है। व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या फैक्टर है जो उस करंट को रेगुलेट करता है, यानी करंट के यानी सर्किट में करंट घूम रहा है उसको रेगुलेट करना यानी कम ज्यादा करना, और क्या फैक्टर्स है उन फैक्टर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सो डिटेल्ड में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का हर एक स्टेटमेंट आप लोग का क्लियर होगा, एक्टिविटी मैं कराऊंगा जिससे फिजिक्स को आप पूरा फील करोगे, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चंस, इस चैप्टर में हम लोग ये सारे क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चार्ज से शुरू करते हैं। सो चार्ज क्या होता है, तो पहले इसका बेसिक्स आप डेफिनेशन ये देखो, चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम का चार्ज जो है एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। एज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, charge is the physical property of atom that causes it to experience when a force placed in a magnetic field, यानी कि जो ये चार्ज है ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एटम का, ठीक है। और ये जो एटम है अगर इसको हम लोग, अगर ये जो चार्ज है इसको हम लोग अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखें तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होने लगेगा, यानी कि ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा चार्ज को अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रखें। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, ये आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आया होगा, तो जो आगे मैग्नेट वाला चैप्टर है मैग्नेट फील्ड लाइंस उसमें तो क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे मैं मोटा मोटी पढ़ा देता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल ये तो आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला टॉपिक है, लेकिन मैं ट्राई करता हूं कि आप लोग समझ पाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक। अब इतना समझो, आप समझो इसको, रटो नहीं, मतलब समझो, कोशिश करो। जहां कहीं भी चार्ज होता है ना उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। उसी तरह जैसे कि आपका एक मैग्नेट होता है ना, वो मैग्नेट को आप रखते हो तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक। आप ये बस इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, समझो, ये हायर स्टडी में आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। ऐसे तो कोई यूट्यूबर या कोई टीचर लोग यूट्यूब के नहीं बताते हैं, या फिर आपके जो घर के जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो भी नहीं बताते हैं, लेकिन समझो, ठीक। मैग्नेट रखें वो आसपास अपने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक। इलेक्ट्रिक रखें उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ आते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये मोटा मोटी मैंने आसान लैंग्वेज में समझा दिया है जिससे आप लोग रिलेट कर पाओ, ठीक है। अब चार्ज के 2 टाइप्स होते हैं। सो चार्ज के 2 टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं और निगेटिव को हम लोग निगेटिव से, जैसा कि यहाँ डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कुछ चार्ज के प्रॉपर्टी होते हैं, चार्ज के कुछ लॉ होते हैं, तो 2 लॉ होते हैं, ठीक है। जो लाइक चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि प्लस और प्लस 2 चार्ज अगर एक पास हम लोग इसको लाएंगे तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 प्लस चार्जेज हैं, इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है, ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। वही यहाँ पर माइनस और माइनस सेम चार्ज है, लाइक चार्जेज है, तो देखो इनके बीच में भी रिपल्सन हो रहा है, तो ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या होता है, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि अनलाइक चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को जब पास लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो ये माइनस चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच ये देखो अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो ईच के एटम कंटेन्स सम प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं चार्ज क्या है, किसी भी एटम का फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक। और ये भी हम लोग जानते हैं एटम क्या चीज से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन है वो एक न्यूट्रल होता है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। सो यहाँ पर आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा। सो अब भैया ने ये बता दिया कि ये एटम 3 चीज से बने, ये तो सब कोई जानता है। अब ये इस पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। अब उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना निगेटिव चार्ज होता है उसको जानते हैं, ठीक है। तो पहले तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, जैसे कि हम लोग डिस्टेंस को मीटर में, किलोमीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, लेकिन उसका ऐसा यूनिट होता है किलोमीटर, यानी स्टैंडर्ड यूनिट उसको हम लोग किलोमीटर में नापते हैं। उसी तरह जो चार्ज है उसका भी ऐसा यूनिट होता है कूलम, यानी कि हम लोग उसको कूलम में नापते हैं, यानी 1 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, 1 किलोमीटर डिस्टेंस, 2 किलोमीटर डिस्टेंस, 3 किलोमीटर डिस्टेंस। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। और प्रोटॉन पे कितना होता है, तो प्रोटॉन पे यही जो जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव है, तो बस इसका वैल्यू यहां पर पॉजिटिव कर दो, सेम चार्ज पॉजिटिव पे होता है, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। अब क्या इससे आपके माइंड में
एक क्लियरिटी हो रहा है। कोई भी एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जानते हैं लोग ना, किसी भी एटम पे चार्ज नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है आपको समझ में आ रहा है कुछ? मैं समझाता हूं, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन यानी कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है, ठीक। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव का इतना चार्ज है, पॉजिटिव पर पॉजिटिव का इतना चार्ज है, तो ये इसका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। इसी की वजह से एटम के पास नो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। वही उसमें से अगर कुछ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो वो चार्ज हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये भी एक अच्छा चीज लगा हो, ठीक। अब यहाँ पर मैं एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, समझो इसको अच्छे से, ठीक। जैसा कि आप लोग बोलोगे कि भैया मैंने 9th क्लास में पढ़ा है एटम का स्ट्रक्चर, तो एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं और उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स यानी कि उसके सेल में K-element जो सेल होता है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो भैया आप बताओ न्यूक्लियस में एक बार में प्रोटॉन्स, बहुत सारे प्रोटॉन कैसे रह जाते हैं? आपने तो पहले बताया कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो कैसे रह जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक चीज समझो, जो न्यूक्लियस होता है उसके पास न्यूक्लियर फोर्स होता है। आई रिपीट माई सेल्फ, जो न्यूक्लियस होता है उसके पास न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो कि वर्ल्ड का, यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, जो कि यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। इसके सामने जो ये चार्ज वाला जो प्रॉपर्टी है ये डाउन पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल आप इस तरह से समझ सकते हो, अगर मान लो 50 केजी का आदमी है और 2 केजी का बच्चा आ जाए उससे लड़ने, तो क्या वो बच्चा जीतेगा? उसके सामने वो बड़ा वाला आदमी डोमिनेंट हो जाएगा, उस पर भारी पड़ जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर केस होता है, जो ये न्यूक्लियर फोर्स है ये भारी पड़ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? बेसिकली वो चार्ज के प्रॉपर्टी को ही आप लोग यहाँ पर समझो, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये जो चार्ज है उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से और उसको मेजर करते हैं कूलम में, जिसको सी से लिखते हैं, कैपिटल सी। अब इस चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? सो क्यू इज इक्वल टू एन, क्यू चार्ज हो गया, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया और ई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। सो इसको हम इस फॉर्मूले का एक इंप्लीमेंट देखते हैं, एक डेली एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, बताओ कि 4 इलेक्ट्रॉन्स पे कितने चार्ज होंगे, ठीक। सो हमने आपसे क्या पूछा? Q का वैल्यू पूछा, ठीक है। तो Q, और हम लोग ने आपको गिवन क्या दे दिया? हमने पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोला 4 नंबर, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स पे बताओ कितना चार्ज होगा। तो आप फॉर्मूला पे पुट करोगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमने n आपको क्या बताया था? 4, और 1 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, ठीक है। और जो वैल्यू आएगा वो आपका चार्ज का वैल्यू आएगा, यानी उतना वैल्यू चार्ज के उतना वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो वैल्यू आएगा उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे? सी। सी क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? चार्ज, ठीक। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम, जो सी लगाएंगे। ये आप लोग माइंड में रखना, यूनिट्स को आपको हमेशा दिखाना है, ठीक। अब आप जो भी इसका मान लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 वैल्यू आया, तो 5 क्या? 5 किलो, 5 मीटर, क्या? तो कूलम, 5 कूलम चार्ज आएगा, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया, इसको आप सॉल्व कर लेना। मैंने ये बस बताया एप्लीकेशन इस फॉर्मूला का, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पे और ग्रिप बनता रहे, ठीक है। चलिए सो आगे चलते हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू चार्ज। अब चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वैसा इलेक्ट्रिसिटी होता है जो डील करता है चार्ज एट रेस्ट, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज हमेशा स्थिर होता है, चार्ज हमेशा रेस्ट में होता है, मूव नहीं करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी सो क्या होता है? सो ये इसके ऑपोजिट होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी डील करता है चार्ज एट मोशन, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज हमेशा मोशन में रहता है, ठीक है। अब जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है हमको ये 12 में पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर मोटा मोटी समझ लेते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी को फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये जनरेट हो सकता है 2 बॉडी के आपस में फ्रिक्शन होने से या रब करने से। फॉर एग्जाम्पल इसको डेली लाइफ से हम लोग समझते हैं, ठीक। आप एक कंघी ले लो और
छोटे छोटे कुछ पेपर के टुकड़े को ले लो, ठीक। अब उस कंघी को आपने अपने हेयर में खूब रब किया, खूब देर तक रब किया। ऐसा तो आपने बचपन में भी किया होगा, ये देखो बचपना में आप लोगों ने कहा होगा, ये देखो मैं जादू दिखाता हूं। और जब उस पीस ऑफ पेपर के पास ले जाओगे, जैसे ये देखो इस इमेज में, तो वो अट्रैक्ट होने लगता है, उससे चिपकने लगता है। आखिर ये होता क्यों है? तो बेसिकली जब हम लोग रब करते हैं तो वो जो भी मटेरियल होता है उससे या तो कुछ प्रोटॉन लॉस हो जाता है या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है, यानी कि कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसके वजह से उसमें चार्ज जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये मान लो ये आपका कॉम्ब है, ठीक है, ये तो बलून है, ठीक है, मान लो ये आपका कॉम्ब है, ठीक। अब हमने अपने बाल में जब रब किया तो हुआ क्या कि 3 प्रोटॉन लॉस हो गया। 3 प्रोटॉन लॉस हुआ, इसका मतलब क्या, उस मटेरियल पर 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो मटेरियल निगेटिवली चार्ज हो गया, और निगेटिवली चार्ज हो जाने के बाद वो किसी चीज को अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक। देखो जैसा कि यहां पर ये चार्ज जो है ये रेस्ट में है, यानी कि ये मोशन नहीं करता है, ये स्थिर है, ठीक है। तो बस यहां तक हम लोग इसी चीज को समझेंगे। यहां पर हम लोग का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी खत्म होता है। 10th में हम लोग को इससे ज्यादा नहीं जानना है, 12 में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसा कि हम लोगों ने जाना चार्ज मोशन में होता है। फॉर एग्जांपल ये सारा चीज मैं समझाऊंगा आगे कैसे कैसे होता है। बस यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, यानी कि चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक। तो इन क्लास 10th वी हैव टू स्टडी ओनली द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग को क्लास 10th में सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट है, मैं नया चीज़ भी लॉन्च किया हूँ अपने सोशल मीडिया पे। मेरा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे स्टडी विथ बीसू सर्च करना, और फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विथ बीसू, आप सर्च करना और जरूर पेज को लाइक करना, और रियली आप अप्रिशिएट करोगे मेरे वर्क को, ठीक है। मैं वहाँ पे साइंस से रिलेटेड डेली 2 फैक्ट्स या 1 फैक्ट पोस्ट करूंगा, ठीक। आप पढ़ना, आपको जरूर अच्छा लगेगा बहुत सारा चीज़, ठीक है। और यूट्यूब पे तो अपने स्टडी विथ बीसू चैनल है ही, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका सब सिलेबस टाइमली खत्म करते रहूंगा, ठीक। तो फैक्ट आखिर है क्या, ठीक। जो ऑस्ट्रिच होता है, जो शुतुरमुर्ग हम लोग उसको कहते हैं, जो नामक जो चिड़िया होती है उसकी आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती है, यानी कि जो शुतुरमुर्ग चिड़िया होता है उसका आप गूगल करके इमेज देखना, उसका जो आंख होता है उसके दिमाग से बड़ा होता है। सो आई होप आपको ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो और मजा आया होगा जान के, ठीक। तो आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। क्या अभी तक आप लोग सोच रहे हो इतना अच्छे से मैंने पढ़ाया समझाया, क्या अभी तक आप लोगों ने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है? सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत से मैं भी ये कंटेंट रेडी करता हूँ। यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा शौक है नहीं, हम एनसीईआरटी को पढ़ाएंगे। क्यों एनसीईआरटी को इग्नोर करना? इसमें भाई इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी दिया हुआ है ना, जिसको आप हार्टली मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, शायद आप लोग मेरा इमोशन समझ पाओ। इतना अच्छा एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में समझाया गया है कि जिससे आप ओम्स लॉ को, जो लोग जितना भी यूट्यूब पे टीचर हैं या फिर आपके जो स्कूल के टीचर्स होंगे, बस 2 लाइन में ओम्स लॉ को समझाते हैं। मैं यहाँ पे एक्टिविटी के साथ समझाऊंगा जिससे आप इतना अच्छा से रिलेट कर पाओगे कि क्या कहूँ। चलिए ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, आप आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल बटन को दबा दो। ये लेक्चर 1 है, जैसे मैं लेक्चर 2 अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और जो भी मैं अपडेट करूँगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक करना, इससे मेरा भी मोरल बूस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रेस्ट में होता है चार्ज, तो वहां पर हम लोग ये 12 में हम लोग पढ़ेंगे, चार्ज एट रेस्ट हम लोग 12 में पढ़ेंगे। अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले क्लास 10th, यानी कि यहाँ पे चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज मोशन में होगा। चार्ज मोशन में होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है। तो चलिए वी आर इलेक्ट्रिक करंट हम लोग शुरू करते हैं। वी आर फैमिलियर विथ एयर करंट एंड वाटर करंट। वी नोट दैट फॉलोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर्स, ठीक। जैसा कि देखो वाटर नॉर्मली रिवर में स्थिर है, रेस्ट में है तो कुछ नहीं। अगर वही वाटर फ्लो करने लगता है तो क्या होता है? उस वाटर में वाटर करंट जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल विंड स्थिर है तो कुछ नहीं, विंड अगर फ्लो करने लगता है तो उसमें विंड करंट जनरेट हो जाता है, ठीक। उसी तरह किसी भी कंडक्टर में जब चार्ज फ्लो करने लगता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है,
तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। जैसे वाटर फ्लो किया रिवर में तो उसमें वाटर करंट जनरेट हो गया, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो फ्लो किया किसी भी मटेरियल, किसी भी कंडक्टर में, तो क्या जनरेट हो गया बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। सो आई होप आप इस एग्जांपल से अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, आई होप आपको बहुत लोग टीचर मिले होंगे, लेकिन ऐसा टीचर समझाने वाला, हंसाने वाला, खेलने वाला नहीं मिला होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इसको से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और चलिए अब इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि कितना चार्ज कितना टाइम में फ्लो कर रहा है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो मींस द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, यानी कि कितना टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है, उस टर्म में हम लोग चार्ज को यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर, यानी कि इसको हम लोग एम्पियर में मापते हैं। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो जैसा कि मैंने बताया, चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन, कितना चार्ज फ्लो किया। फॉर एग्जांपल 20 कूलम चार्ज फ्लो किया 5 सेकेंड में। ठीक, तो इससे इलेक्ट्रिक करंट कितना जनरेट होगा? 5/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 4 जाए, यानी 4 एम्पियर का करंट जनरेट हुआ। ठीक, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। भाई आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मिस्टेक मत करना, आप ये यूनिट्स का ध्यान जरूर रखना। ठीक है, अब और एक नया चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, जैसा कि आप लोग डिस्टेंस को सबसे बड़ा टर्म में क्या चीज में नापते हो? किलोमीटर। ठीक, उससे छोटा आप इसको किस में नापते हो? मिलीमीटर में, सॉरी मैंने ये वहां यहाँ वाला बोल दिया, मीटर में मेजर करते हो। ठीक, उसी तरह एम्पियर जो है बड़ा यूनिट है। ठीक है, उसका छोटा यूनिट यानी एम्पियर को छोटा यूनिट में हम लोग मिली एम्पियर में नापते हैं, जिसका वैल्यू होता है 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। ठीक, जैसा कि अब मीटर से छोटा डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। सेम उसी तरह ये मिलीमीटर से भी छोटा यूनिट होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, वो 1 माइक्रो एम्पियर यानी कि माइक्रो एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। देख रहे हो मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। तो चलो वीडियो जरूर लाइक करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सो अब बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन एकदम आना ही आना है, आ जाता है 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर होता क्या? ठीक, तो 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 एम्पियर होता क्या है? जब किसी भी कंडक्टर में, किसी भी मटेरियल में जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए, ठीक, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए, तो उससे जो इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट होगा वो 1 एम्पियर के बराबर होगा। जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला में भी देखा था, क्या देखा था आप बताओ? I इज इक्वल टू Q/T देखा था। तो Q यानी कि चार्ज, 1 कूलम चार्ज, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1/1 इज इक्वल टू 1, यानी I1 आ गया। ठीक, यानी किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो करता है तो उससे जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है वो 1 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं लोग, डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको अच्छे से मेरे वर्ड्स को समझना। ठीक, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज द अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स वे आर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन phenomenon of electricity was discovered first and current was considered to be the positive charge. This is called conventional current. देखो ये जो चार्ज जो है, ये जो करंट जो है, इसके डायरेक्शन को हम लोगों ने ऑपोजिट लिया था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक जब इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुआ था, उस टाइम तक हम लोग को सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के बारे में पता था, हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते थे। ठीक, तो जैसा कि यहाँ देखो ये बैटरी लगा हुआ है, तो उधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस कंडक्टर में करेगा ना। लेकिन यहाँ देखो ये आई, देखो यहाँ पर लिखा हुआ आई से लिखा है, आई इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर करंट जो है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुआ था उस टाइम इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, और हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही हम लोगों ने करंट का भी डायरेक्शन मान लिया था। ठीक, इसी टर्म को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज कन्वेंशनल करंट, चाहे व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशनल करंट। तो आप वहां पे लिखोगे कि जो ये है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में हम लोग डायरेक्शन को मानते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। क्यों?
क्योंकि उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था जब इलेक्ट्रिसिटी खोज लिया गया था। ठीक है, सो आगे हम लोग चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम लोग एमीटर एक डिवाइस से मेजर करते हैं। उसका ये जो मार्केट डायग्राम है वो ये है। मार्केट में अगर जाके बोलोगे एमीटर मुझे दो तो वो ऐसा एमीटर देगा। ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज को मैं समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका बल्ब है। ठीक, इसके यहाँ में ला के हम लोग पहले तो इसका सिंबल देख लो। इसका सिंबल ये होता है। ठीक, ए, ठीक, ए होता है। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। ठीक, अब ये इसके अक्रॉस यहाँ मान लो एम मीटर हम लोग का, ठीक, एम मीटर यहाँ आके जुड़ गया। ठीक, तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, इसके अक्रॉस नहीं जुड़ा हुआ है, यानी इसके नीचे जुड़ा हुआ है। ठीक, यही हम लोग अगर इस एम मीटर को यहाँ इस के अक्रॉस जोड़ दें, इस कंडक्टर के अक्रॉस यानी बीच में लाके जोड़ दें, जैसा कि यहाँ पर जुड़ा गया है, तो इसको हम लोग सीरीज, यानी ये सीरीज और पैरेलल को हम लोग और आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो बस यहाँ पे ये समझो इसी को हम लोग सीरीज कहते हैं। अब ये भी आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि सीरीज में क्यों जोड़ते हैं? हम लोग को क्या नापना है? चार्ज के फ्लो ही को ना नापना है, चार्ज के फ्लो ही को ना नापना है। तो इसके अक्रॉस जोड़ दिए, इससे जो चार्ज फ्लो होगा उसी को हम लोग नाप लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं और क्यों कनेक्ट करते हैं ये भी चीज समझ में आ गया। ठीक, एम मीटर है जो लो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी रेजिस्टेंस को आप आगे पढ़ा जाएगा, उसको आगे समझा जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम्पल 12.1 है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज समझा देता हूँ। ये जो है इसको आप लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में सॉल्व करोगे एग्जाम में, वो मैंने यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ पे मैं रफली समझाता हूँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब एग्जाम में तो आप ऐसे नहीं डायरेक्ट लिख दोगे आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये वैल्यू पुट करके। आपको पहले लिखना होगा करंट गिवन कितना है, टाइम टेकन कितना है, अगर वो यूनिट में नहीं है तो उसको चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन हम लोग को क्या कर रहा है, करंट 0.5 एम्पियर ड्रोन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, यानी कि आई हम लोग को गिवन है, क्या आई हम लोग को गिवन दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। ठीक, और उसके बाद ये कितना देर तक ड्रॉन होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में 10 मिनट के लिए, यानी कि हम लोग को टी दिया हुआ है कितना 10 मिनट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब हम लोग को क्या कर रहा है, बोल रहा है कि अब एक हम लोग को चार्ज फाइंड करना है कि उस चार्ज उस सर्किट के थ्रू कितना फ्लो किया है। ठीक है, तो हम लोग को क्यू फाइंड करना है। ठीक, तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप उसके यूनिट को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो हम लोग करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है एम्पियर, तो ये एम्पियर तो दिया हुआ है, यानी सेम यूनिट में हम लोग को सबको लाना होता है। ठीक, तो एम्पियर यूनिट में ऐसा यूनिट में। ठीक, लेकिन टाइम का तो ऐसा यूनिट सेकंड होता है, यहाँ पे हम लोग को मिनट दिया हुआ है, इसको हम लोग सेकंड में चेंज करने के लिए 10 into 60 करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ये कितना टाइम हो जाएगा 600 सेकंड। ठीक है, सो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है, सो आई इज इक्वल टू क्या होता है चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन। ठीक, इस फॉर्मूला से हम लोग क्या ये निकाल सकते हैं आई इंटू टी, ये टी इधर वाला आके इधर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो आई 0.5 एम्पेयर है। ठीक है, उसी और इंटू करेंगे और टाइम कितना है 600 सेकेंड। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू, और क्यू का वैल्यू आ जाएगा 300। ठीक, 300 क्या आम केला की डिस्टेंस की क्या, तो कूलम। क्यों कूलम, क्योंकि हम लोग को यहाँ चार्ज फाइंड करना है और चार्ज को हम लोग कूलम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। ये तो मैंने रफली आपको समझाया। ठीक है, एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ऐसा लिखना होगा। ठीक है, ऐसे आप लोग लिखना। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। ठीक है, सो कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो ऐसा तो आप लोग ये सब चीज आप लोग ये अच्छे से जानते होंगे, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, यानी कोई भी मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट अपने थ्रू पास करने दे या हीट पास करने दे उसे कंडक्टर कहते हैं, और कोई भी वैसा चीज जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज या कुछ भी हीट पास ना करे उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर आर द दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, यानी कि कंडक्टर वैसे मटेरियल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। उसके एग्जांपल्स होते हैं पूरे मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, और जो इंसुलेटर होते हैं वो ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और वो मूव
नहीं कर सकते हैं, और इसका एग्जांपल होता है प्लास्टिक एंड वुड। ठीक, अब एनसीईआरटी में मोर टू नो दिया है। ठीक, पहले तो मैंने देखा कि ये सिलेबस से बाहर का चीज है, ये आने वाला नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को ये चीज को हम लोग आसान लैंग्वेज में समझा दूं। तो जैसा देखो पहले ही आप लोग देख लो, एनसीईआरटी वालों ने साफ मेजर किया है, यहाँ पे नोट किया है, डू यू फील लाइक प्रोबेबिंग दिस क्वेश्चन इज एन एडवांस लेवल। सो ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेज इनसाइड ए वायर, यानी कि ये जो आखिर जो ये इंसुलेटर है ये आखिर कैसे, यानी कि क्यों इसका फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होता है, आखिर क्यों इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता है, क्यों इसके अंदर चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है। तो इसको मैं आसान लैंग्वेज से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल देखो, ये आपका मेटल का एटम है। ठीक, मेटल का जो एटम होता है उसके जो साइज होता है वो बड़ा होता है। ठीक, वही नॉन मेटल का जो एटम होता है वो छोटा साइज में होता है एज कंपेयर टू मेटल। ठीक है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है। ठीक, दूसरे में भी यहाँ घूम रहा है, तीसरे में यहाँ घूम रहा है। ठीक, और यहाँ पे भी घूम रहा है। ठीक, अब इसमें देखो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितना दूरी, बहुत दूरी है। क्यों दूरी है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, लेकिन यहां पर देखो ये साइज कम है, इसको आप अपने कॉपी में और छोटे से बनाना है, मैं यहां पे समझा रहा हूं। तो देखो यहां पर न्यूक्लियर फोर्स मैंने बताया था शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, तो यहां पर तो बहुत दूर हो गया ये इलेक्ट्रॉन, तो इस पे ये कम फोर्स लगा पाता है, जिसके वजह से होता क्या है, ये फ्रीली मूव कर पाता है। ठीक, वही जो नॉन मेटल्स होते हैं ये पास होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स यहां पे ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से ये फिक्स्ड होता है, यानी फिक्स होता है इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये जरूर अच्छा लगा और एकदम मैंने इजी लैंग्वेज में समझाने का आपको कोशिश किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सो इलेक्ट्रिक सर्किट, तो अभी हम लोगों ने चार्ज को देखा, इलेक्ट्रिक करंट को देखा, चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर में। ठीक है, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को देखा, जब चार्ज फ्लो करने लग जाए किसी भी कंडक्टर में उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक, तो ये आखिर होता कहाँ है, कहाँ फ्लो करता है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ये क्लोज एंड कंटिन्यूअस होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल करता है। जैसे कि देखिए ये एक क्लोज कंटिन्यूअस पाथ है, देखो ये कहीं से ओपन है, ये वायर कहीं से ब्रेक है, तो ये क्लोज कंटिन्यूअस पाथ है, इसी में जो है ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। क्या आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बता सकते हो? देखो मैं बताता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक, इसके अपोजिट में आई फ्लो करेगा, आई का ये डायरेक्शन हो जाएगा ई नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन का ये डायरेक्शन हो जाएगा, आई का डायरेक्शन ये हो जाएगा। इजी था, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जांपल इन द गिवन फिगर शोज ए टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्रीजिंग सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड स्विच। जैसा कि आप ये डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, एक सेल है, एक बल्ब है, वायर है और एक यहाँ पे स्विच है। ठीक, नोट करेंट फ्लो इफ ओनली इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म्स क्लोज लूप। करेंट तभी फ्लो करता है जब इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज हो, और वही अगर ये स्विच को ओपन कर दें, देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली हम लोग स्विच को ओपन करने का मतलब क्या समझते हैं, स्विच को ओपन यानी कि ऑन करो, ऑन करने का मतलब क्या समझते हैं, बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन यहां पर स्विच को ओपन करने का मतलब होता है सर्किट को खोल देना। सर्किट खोल देना मतलब वो क्लोज कंटिन्यूअस पाथ नहीं रह जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करेगा। और सर्किट यानी स्विच को क्लोज करने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो करेगा। तो ये आप डेली लाइफ से इसको मतलब कि इंटरचेंज मत कर जाना, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक, और ये स्विच क्या होता है, एनसीईआरटी में एक लाइन दिया है, समझ लो। ए स्विच इज ए कंडक्टिंग लिंक बिटवीन सेल एंड बल्ब। ये देखो स्विच क्या है, ये सेल और बल्ब के बीच का कंडक्टिंग लिंक है कि नहीं। ये स्विच को हम लोग ऑफ कर दें यानी ओपन कर दें तो क्या होगा, ये लिंक खत्म हो जाएगा, यहां से ये ब्रेक हो जाएगा बीच से, तो कंडक्टिंग लिंक खत्म हो जाएगा। यही इसको हम लोग क्लोज कर दें तो कंडक्टिंग लिंक बन जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम क्या होता है, ठीक है, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ सेल, स्विच, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड कनेक्टिंग वायर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा, स्लाइड में पढ़ा है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो क्लोज कंटिन्यूअस पाथ होता है, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस फॉर एग्जांपल बल्ब, सेल, स्विच लगा होता है। ठीक, तो ये सर्किट डायग्राम जो होता है उसी इलेक्ट्रिक सर्किट का जो है सिंप्लीफाइड एंड कन्वेंशनल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट का। ठीक, इसमें जैसे कि देखो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये सर्किट डायग्राम है। देखो आप एग्जाम में क्या ये सेल बनाओगे, क्या ये बल्ब बनाओगे, तो पता चलेगा 10 घंटा लग जाएगा ड्राइंग करते करते। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसको आसान करने के लिए हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस का एक उसका डायग्राम बनाया। और जब किसी भी सर्किट में हम लोग जब किसी भी सर्किट को डायग्रामेटिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग सर्किट डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो फाइनली
अब हम लोग ये लास्ट टॉपिक देखेंगे अपने लेक्चर 1 का, सिंबल्स ऑफ कॉमनली यूज कंपोनेंट। अब हम लोगों ने सर्किट डायग्राम को पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को हम लोग जब डायग्रामेटिकली दिखाने लगते हैं तो वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग सर्किट डायग्राम बोलने लगते हैं, उसको हम लोग कन्वीनियंट करने के लिए बनाए थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सेल को हम लोग एक बड़ा और एक छोटा होता है, ये बड़ा हो गया, ठीक, ये निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जब ये बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो बैटरी बना लेते हैं। वैसे ही ये स्विच है जो ओपन है, ये स्विच है जो क्लोज है। क्लोज का मतलब सर्किट कंप्लीट है, यानी कि हम लोग के भाषा में स्विच बा ओपन बा हो, ओपन बा स्विच ओपन है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। और ये वायर अगर यहाँ पे आके ये राउंड बन जाए, यहाँ पर भर जाए, यानी कि ये तीनों वायर आपस में ज्वाइंट है, ठीक। और वही वायर अगर मान लो ये लाइन है और इसके ऊपर आया और ऐसे करके आ गया, यानी ये दोनों आपस में वायर ज्वाइंट नहीं है, तो वायर्स आर कनेक्टिंग विदाउट ज्वाइंट, यानी कि वायर एक दूसरे के ऊपर से गया लेकिन एक ज्वाइंट नहीं है एक दूसरे से, ठीक। लेकिन यही वायर यहाँ पे ज्वाइंट है। बल्ब का हम लोग जानते हैं ऐसा वाला डायग्राम होता है, ठीक है। रुक जाओ, उसको मैं और क्लियर करके अच्छे से बताता हूँ। बल्ब का हम लोग बल्ब का हम लोग जानते हैं ये डायग्राम होता है, ठीक। ये रेजिस्टेंस आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये रेजिस्टेंस ऐसा होता है डायग्राम इसका, ठीक। वेरिएबल रेजिस्टेंस का, इसी रेजिस्टेंस के बीच में यहाँ पर आप एक एरो लगा दो तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का हो गया। एम मीटर का हम लोगों ने देखा ही था, ये सर्कल कर दो, ए लिख दो, एक टर्मिनल इधर बना दो, एक टर्मिनल इधर बना दो, एक साइड प्लस दे दो, एक साइड माइनस। उसी तरह सेम वोल्ट मीटर का भी होता है, भी लिख दो बस, और दो टर्मिनल बना दो, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम लोग का लेक्चर फाइनली खत्म होता है। आई होप आपको सारा चीज समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो जरूर सब्सक्राइब करो, बेल बटन को दबा दो, जिससे मैं जब भी लेक्चर 2 अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक करो, शेयर करो उन लोगों से जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, उनको जरूर इससे हेल्प मिलेगा और उनको और अच्छे से समझ में आएगा। नीडी पीपल तक बस पहुंचा दो। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब्सक्राइब करो, ये फोर्स कभी नहीं डालूंगा। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपका दिल कहता है कि नहीं हमको अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहिए, इससे उसका भी भला होगा। जैसा आप लोग जानते हो ना, कर भला तो हो भला, इसीलिए जरूर शेयर करना। ये मैं बहुत मेहनत से रिकॉर्ड करता हूँ, बहुत प्रिपरेशन करता हूँ कि आपको आसान वे में, बहुत यूट्यूब पर आपको फेमस टीचर मिलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको आसान से समझाऊँ, ठीक है। इसीलिए मैं एनसीईआरटी पर फोकस करता हूँ, वही बाइबल है, उसी से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग का लेक्चर खत्म होता है। ये मेरे अलग अलग वीडियोज हैं, अलग अलग चैप्टर के, आप देखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ टैप कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ टैप करके। चलिए इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 2 में। सी यू सून।